B.Ed क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इंटीग्रेटेड क्लास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र, जो हमारे टीचिंग एड का ही पार्ट है। ये हमारे नॉन प्रोजेक्ट यानी अप्रक्षेपित सामग्री में भी है और साथ में ये हमारे कक्ष में आने वाला उपयोगी एक साधन भी है, जिसे हम दृश्य साधन यानी विजुअल एड्स में लेते हैं। इतिहास विषय में समय का ज्ञान आवश्यक है, अपितु स्थान का ज्ञान भी आवश्यक है। यानी हम सोचे केवल ज्ञान आवश्यक है, इतना ही नहीं है। समय का यानी टाइम नॉलेज हो, बस इतना ही नहीं, बल्कि प्लेस नॉलेज भी होना चाहिए। तो मानचित्र में इसका उपयोग किया जाता है। कक्ष में हम स्थल, स्थान, भौगोलिक स्थिति, इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब इंग्लैंड में जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक है, उनके अनुसार की हम बात करें तो मानचित्र इतिहास शिक्षण के लिए एकमात्र आवश्यक उपकरण ही नहीं है, यानी कि बहुत ज़रूरी क्या है, एक टूल है ये। अभी तो हमारे कार्य में एक आवश्यक आधार भी बनाता है। केवल मानचित्र के प्रयोग से ही क्षेत्र तथा राजनीतिक इकाइयों की सापेक्षिक स्थिति, यानी कि कौन कौन सी पॉलिटिकल यूनिटी है, यूनिट्स बनी हुई है, उनकी स्थिति को जानने के लिए भी हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और मानचित्र ही राज्यों के विकास, सैनिक अभियान और धर्म और भाषाओं के सामान्यीकरण को इंगित करना संभव करता है। तो ये डेफिनेशन दी है इंग्लैंड के माध्यमिक विद्यालय ने। तो ये जो डेफिनेशन है, इसके हिसाब से अगर हम बात तो इतिहास शिक्षण में एक मानचित्र का जो उपयोग है, वो जितने भी राजा या शासक वर्ग हुए हैं, जिनकी राजनीतिक इकाइयाँ कहाँ कहाँ फैली हुई है, उनके स्थान को जानने के लिए उपयोगी थी। उन्होंने कौन कौन से युद्ध, कौन कौन से प्लान बनाए और साथ में कौन कौन सी उनके आर्मी के प्लान थे, और उनके जो रिलीजियन कैसा था, धर्म कैसा था, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनके आधार पर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने धर्म के आधार पर मंदिर बनाए, मस्जिद बनवाए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, हम किससे जानते हैं, हम जानते हैं हमारे मानचित्र के द्वारा। अब हम बात करें मानचित्र के गुणों की। ऐतिहासिक जो मानचित्र है, वो जब बनाया जाए, यानी कि इसको जब हम बनाते हैं तो सरल होना चाहिए, छात्रों को समझ में आने वाला हो, इसमें भाषा स्पष्ट हो, प्राचीन नगरों के साथ साथ में आज में जो वर्तमान नाम है वो भी उसमें इंगित किया गया हो। कोई भी व्यापारिक मार्ग है या युद्ध स्थल है या प्रशासन स्थान है, मार्गों को मानचित्र में शुद्धता और स्पष्टता के साथ में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। और पाठ व विषय वस्तु जो कि आवश्यक तथ्य व सीमाएं हैं जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, उन्हीं को कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। यानी कक्ष की आवश्यकता के अनुसार ही हम क्या करें, मानचित्र को प्रस्तुत करें। अब इस मानचित्र को जब कक्ष में प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ कठिनाई होती है, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं यूज़ ऑफ मैप में, कि कई बार जो मानचित्र है पुराना बना हुआ है, उसमें शुद्धता नहीं होती है, प्योरिटी नहीं होती है, और सही मानचित्र का क्या होता है, अभाव होता है। और जब हम बड़े देशों का वर्णन करते हैं तो चित्रों में सही नहीं मिल पाता है। और मानचित्र के जो विभिन्न भाग हैं, उनकी जो विभिन्न पैमाने हैं, यानी कि स्किल्स जो बनी हुई है उसमें, ये 10 मीटर या 5 मीटर, वो भी समझ में नहीं आता है। और शिक्षक और जो छात्र जो पहली बार उसको देख रहे हैं, उनको बहुत समझने में क्या होती है, कठिनाई। तो जो उसका स्किल है, जो पैमाना है उसका, वो सही होना आवश्यक माना जाता है। इसी के आधार पर और देखें कि और क्या हो सकता है। मानचित्र के समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि स्थानों में भी कुछ और चीज़ें बन जाती है। जैसे नेशनल हाईवे बन जाएगा या कुछ और नया बन जाएगा वहाँ पर, तो वो नया और पुराना दोनों मानचित्रों को दिखाना चाहिए, क्योंकि भारत में भी राज्यों की जो सीमाएं हैं, हमारी जो स्टेट की जो लाइन है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसके आधार पर मानचित्र का निर्माण
नए मानचित्र के साथ में पुराना मानचित्र भी दिखाना चाहिए। इतिहास विषय के मानचित्रों की उपलब्धता कम होती है, यदि कहीं उपलब्ध भी है तो सही दिशा निर्देश गाइडलाइन नहीं होती उसकी, और साथ में जो ट्रेनर जो टीचर है उनका भी क्या माना जाता है, अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षक है, जो ट्रेनर टीचर है, वो इतिहास विषय को रोचक बनाने के लिए छात्रों को मानचित्र का उपयोग करवा सकता है और स्वयं पहले मानचित्र की पूरी जानकारी रखे, फिर कक्ष में इसका उपयोग करके विषय को सरल बना सकता है। अब यहाँ एक ही उदाहरण लेंगे हम। उदाहरण की अगर हम बात करें तो अगर हम मुग़ल बादशाह जो अकबर हैं उनके बारे में देखें तो उनके समय में उन्होंने कौन कौन सी मस्जिदें बनाई, कौन कौन से कार्य किए जन कल्याणकारी, और साथ में उन्होंने अपने राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक बढ़ाई, और कौन कौन से राजपूत जो शासक थे उनके साथ संबंध स्थापित किए, जैसे बीकानेर के शासक के साथ में किए और आमेर के शासक के साथ किए, और जोधपुर के साथ उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया, तो जोधपुर के साथ उन्होंने खालसा भी घोषित किया। ऐसा ही उन्होंने उदयपुर के साथ भी अपना संबंध स्थापित किया। तो ये आसपास के जो राज्य थे जहाँ उनका खुद का राज्य था, उन क्षेत्रों में उन्होंने कैसे कैसे कार्य किया उसको हम मानचित्र से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मानचित्र को बनाने में और छात्रों को उस मानचित्र को दिखाने में एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो पैमाना जाने उसका स्केल जाने, और साथ में मानचित्र में वो वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है वो भी दिखा सके। तो आज हमने पढ़ा मानचित्र। थैंक यू।